अच्छा, कभी ये ख्याल आया है कि शादी के बाद मतलब प्यार तो होता है, पर ये पैसे का मामला कैसे संभलता है? क्योंकि जैसे ही नई जिंदगी शुरू होती है, साथ में बिल्स, ईएमआई और वो भविष्य की चिंता है, सब आ जाता है। शादी सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं है ना? लगता है दो फाइनेंशियल सोच का भी मिलन है। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ केस स्टडीज भी। देखते हैं कि शादी के बाद अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें ताकि जिंदगी में प्यार और पैसा दोनों की जगह बनी रहे। तो शुरुआत करते हैं कहानी से। रोहित और नेहा। रोहित एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, करीब 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं, और नेहा वो स्कूल टीचर हैं, उनकी सैलरी 40,000 है। शादी हुई, मुंबई में रह रहे हैं। करीब 6 महीने बाद उन्हें एहसास हुआ कि भाई कमा तो अच्छा रहे हैं, पर महीने के आखिर में बच कुछ नहीं रहा। अब वो पहले वाली आदतें, दोस्तों के साथ घूमना, नए गैजेट्स लेना और अब की जिम्मेदारियां, इनके बीच तालमेल बैठाना मुश्किल हो रहा था। और नेहा के मन में वही सवाल, ये पैसे जा कहां रहे हैं? ये जो रोहित और नेहा ने महसूस किया, क्या ये बहुत आम बात है? मतलब अक्सर नए जोड़ों के साथ ऐसा होता है? हाँ, बिल्कुल। ये बहुत ही कॉमन स्थिति है, और इसीलिए शादी के बाद फाइनेंशियल प्लानिंग इतनी ज्यादा जरूरी हो जाती है। देखिए, अब जिम्मेदारी सिर्फ अपनी नहीं है, आपके पार्टनर की जरूरतें हैं, परिवार की उम्मीदें हैं और भविष्य के सपने हैं जो अब साझा हैं। खर्चे बढ़ते हैं, किराया है, बिल्स हैं, घर का सामान वगैरह। फिर वो बड़े सपने, घर लेना है, शायद बच्चे प्लान करने हैं, कहीं घूमने जाना है। और साथ में जिंदगी की अनिश्चितताएं भी तो हैं, जैसे नौकरी चली गई या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई। और सबसे बढ़कर पैसे को लेकर जो तनाव होता है ना, वो रिश्ते पर बहुत भारी पड़ सकता है। अक्सर क्या होता है, दोनों की परवरिश अलग होती है, पैसे को लेकर सोच अलग होती है, तो टकराव भी हो सकता है। और हाँ, भारतीय समाज में परिवार की उम्मीदें वो एक अलग ही लेयर जोड़ देती हैं इसमें। सही कहा आपने। तो फिर रोहित और नेहा ने क्या किया? इस सिचुएशन से कैसे निकले वो? उन्होंने पहला काम ये किया कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर, मतलब एक वित्तीय सलाहकार, उनसे मिले। फिर दोनों साथ बैठे, अपने सारे खर्चे लिखे, ट्रैक किया कि पैसा जा कहाँ रहा है, एक जॉइंट बजट बनाया और अपने सपनों की एक लिस्ट बनाई कि उन्हें अपना घर चाहिए, विदेश में हनीमून पर जाना है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन सब कदमों से भी पहले जो सबसे पहला और अहम कदम उन्होंने उठाया, वो था पैसों पर खुलकर बात करना। बिल्कुल ईमानदारी से। बिल्कुल। अपनी कमाई, अपने खर्चे, अगर कोई कर्ज है तो वो, और भविष्य के लक्ष्य क्या हैं, सब कुछ। हाँ। और इसी ट्रांसपेरेंसी से, इसी खुली बातचीत से उनकी बचत बढ़नी शुरू हुई। फिर उन्होंने निवेश भी शुरू किया। हर महीने 15,000 रुपए की एसआईपी शुरू की म्यूचुअल फंड्स में। ये एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम निवेश होती जाती है। बिल्कुल, वो पहला कदम, खुली बातचीत, वही तो नींव है, उसी के ऊपर बाकी सब बनता है। और इसी बुनियाद पर कुछ और प्रैक्टिकल कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे पहला, जैसा आपने कहा, साझा बजट। इसमें वो 50-30-20 का नियम काफी मदद कर सकता है। हाँ, 50% जरूरतों पर, 30% इच्छाओं पर और 20% बचत या निवेश। बिल्कुल। दूसरा, एक इमरजेंसी फंड। ये बहुत जरूरी है। कम से कम 6, बल्कि मैं कहूंगी 6 से 12 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर पैसा अलग रखना चाहिए। बिल्कुल सेफ जगह पर। ताकि अचानक कोई जरूरत पड़े तो दिक्कत ना हो। सही। तीसरा, लक्ष्य तय करना। छोटे, मीडियम और लॉन्ग टर्म के साझा लक्ष्य, जैसे रोहित नेहा का घर या हनीमून का सपना। इससे मोटिवेशन बना रहता है कि हम बचत क्यों कर रहे हैं। हाँ, वरना बस बचत करते रहो तो बोरिंग लगने लगता है। एग्जैक्टली। चौथा, निवेश। छोटी शुरुआत करें। एसआईपी एक अच्छा तरीका है, जैसा रोहित नेहा ने किया। रेगुलर निवेश जरूरी है। पांचवा, इंश्योरेंस। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है, खासकर अगर आप पर कोई निर्भर है या लोन वगैरह है। हाँ, ये अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, और छठा, कर्ज मैनेजमेंट। अगर कोई पुराना कर्ज है, खासकर क्रेडिट कार्ड का महंगा कर्ज, तो उसे चुकाने की पहली योजना बनाएं। और आखिर में, अगर जरूरत लगे तो किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने में कोई हर्ज नहीं है। इन सब कदमों में से आपको क्या लगता है, जोड़े सबसे ज्यादा कहाँ अटकते हैं? मतलब सबसे मुश्किल क्या होता है उनके लिए? देखिए, मेरे अनुभव में सबसे मुश्किल अक्सर वो पहली खुली बातचीत ही होती है, और फिर उस बातचीत के बाद लगातार उस साझा बजट पर टिके रहना। क्योंकि यहीं पर पैसे को लेकर जो अलग अलग आदतें हैं, जो सोच है, वो सामने आती है। हो सकता है एक पार्टनर बचत को बहुत जरूरी समझता हो, दूसरा पार्टनर आज में जीने में विश्वास रखता हो। हाँ, ये सेवर और स्पेंडर वाली बात। बिल्कुल।
इसी तालमेल को बिठाना, एक बीच का रास्ता निकालना, वो सबसे चुनौतीपूर्ण हो सकता है शुरुआत में। ये बात मुझे अमित और पूजा की कहानी से जोड़ती है। अमित चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो जाहिर है बचत पर उनका जोर था, और पूजा फ्रीलांस राइटर है। उनका मानना था कि भाई जिंदगी आज है तो थोड़ा खर्च करके एंजॉय भी करना चाहिए। तो उनमें शुरुआत में पैसों को लेकर काफी मतभेद हुए। हाँ, ये क्लासिक सेवर बनाम स्पेंडर का मामला है, बहुत आम है ये। लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्होंने भी रास्ता निकाला। उन्होंने भी एक प्लानर की मदद ली, एक ऐसा बजट बनाया जिसमें न सिर्फ अमित की बचत वाली बात का ध्यान रखा गया, बल्कि पूजा की इच्छाओं के लिए भी जगह थी। मतलब मनोरंजन, शौक, घूमना फिरना, इन सब के लिए भी। इससे दोनों को लगा कि हाँ, हमारी जरूरतें समझी जा रही हैं, हमारी बातों का वजन है। पूजा का एक कोट था जो मुझे याद है। वो कहती हैं, शादी ने मुझे सिखाया कि प्यार और पैसा, इन दोनों को संभालने के लिए साझेदारी मतलब पार्टनरशिप बहुत जरूरी है। एकदम सही कहा, बिल्कुल। तो सार यही है कि शादी के बाद फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ पैसों का हिसाब किताब रखना नहीं है। ये असल में रिश्ते को मजबूती देने का, एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान करने का और साथ मिलकर एक सुरक्षित भविष्य बनाने का एक तरीका है। रोहित नेहा हो या अमित पूजा, दोनों की कहानियों से यही बात सामने आती है। खुली बातचीत, साझा लक्ष्य और एक बैलेंस्ड प्लान, ये कितने जरूरी हैं। बिल्कुल। तो आज की इस बातचीत के बाद एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। सोचिएगा कि बजट और निवेश योजनाओं से हटकर ऐसी कौन सी एक गैर वित्तीय आदत या समझ हो सकती है जिसे अगर जोड़े अपनाएं तो उनका आर्थिक भविष्य अप्रत्यक्ष रूप से और भी मजबूत हो सकता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।